नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है, आपका जो किताब है उस किताब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाया गया है। और जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हम लोग अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वाले सेट को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं। टोटल आपके सामने 40 क्वेश्चन होंगे और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वाले। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। बाकी जितने भी मॉडल प्रैक्टिस सेट हमने डाला है आप उसको बार बार देखिए, आपका उसी से एग्जाम में आने लगेगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन। देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से आप भागा करिएगा 60 बार में, फिर 2 से करिएगा 30 बार में, फिर 2 से हो जाएगा 15 और ये 15 आपका कितना बार में जाएगा, 3 बार में 5। तो आया कितना, देखिए 2 यहाँ कितना बार है, 3 बार, और एक बार 3 है और एक बार 5 है। तो ये ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, ए नंबर में। यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसी तरह आपको फैक्टर करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है। यानी आपका एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ कितना दिया है, 9, ठीक है। एचसीएफ कितना है, 9 है। बोला है 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको एलसीएम निकालने के लिए जो 2 नंबर दिया गया है यानी 306 उसको गुना करना है 6, 5, 7, ये 2 नंबर का गुणफल को एचसीएफ से आपको भाग देना है। एचसीएफ कितना है, 9। तो 9 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, यानी 73 बार में। तो हम लोग को करना क्या है, 306 को और 73 को गुना करना है। गुना करने पर आपका जो आएगा वो आंसर होगा। तो गुना करके आएगा 22338। अब 22338 ये वाला आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग का ऑप्शन नंबर ये बी में दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस इसी तरह आपको सिंपल सॉल्व करके जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 15 और 25 का एचसीएफ निकालना है। तो 15 का आपको गुणनखंड करना है। तो 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 5। 25 का आपको गुणनखंड करना है। तो 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुना 5। अब इन दोनों में जो कॉमन है यानी 5 वो एचसीएफ कहलाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा, 5। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, यहाँ खाली जगह दिया है, होती है। तो क्या होती है, अनेक होती है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनेक। आपको बस केवल सुनना है, आपको सुन के याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला द्विघाती बहुपद होगा जिसके शून्यंकों का योग दिया है कितना, √2 और गुणनफल दिया है 1/3, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है, उससे पहले देखिए आपको दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3, ठीक है। द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये होल में होगा, और x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसमें मान बैठाना है तो ये x² उतर जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है और x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। अब बटा में देखिए कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग को 3 से गुना कर देंगे सबको। तो 3 से गुना करेंगे तो आएगा 3x² माइनस 3√2x और आ जाएगा प्लस में 1। अब बोलिए ये वाला किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 को देखते हैं। आपको जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, सब ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करके जाना है। मॉडल पेपर जो निकला है वो तो पहले हो चुका है, आप उसको बार बार देखिए अच्छे से, ठीक है। और सब्जेक्टिव वाला पोर्शन को जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसको अभी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। देखिए ये द्विघाती बहुपद है, या 0 लगा देंगे तो द्विघाती समीकरण हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, मान होता है वो होता है -b/a, ठीक है, -b/a। अगर आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछ ले तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा c/a, यानी इसका मान क्या होगा, c/a। तो आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है तो वो क्या हो जाएगा,
बी बटा ए, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछा होता तो आंसर होता बी नंबर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 7 को देखेंगे। देखिए 7 में लिखा है पी एक्स के लिए ग्राफ आकृति में दिए गए हैं बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो बताइए, हम लोग का इस तरह ग्राफ होता है, ये एक्स अक्ष वाला होता है और ये वाई वाला। तो इसमें ग्राफ क्या है कि एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है, ये एक पैरेलल चल गया इस तरह, ठीक है। तो जब एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटा है तो आंसर होगा 0, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है समीकरण युग में यहाँ दिया हुआ है, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। तो बोलता है इसमें a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, तो इस केस में कोई भी हल नहीं होता है। जब हम लोग के पास a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और लेकिन c1 बटा c2 के बराबर ना हो, तो इस केस में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और इसी केस में अगर पूछे संगत असंगत तो हम लोग बोलेंगे असंगत है, और बोलेगा रेखा कैसी होगी, तो रेखा आपका समांतर होंगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है समीकरण युग में 2x माइनस 3y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा कैसा होगा। तो आपको इसके लिए पहले चेक करना होगा a1 बटा a2 के फॉर्मूला से। तो देखिए हम लोग चेक करते हैं, तो a1 बटा a2 आपको पहले निकाल लेना है, a1 बटा a2 को, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ से x का पहले 2 है और यहाँ x का पहले 3 है, यानी आपका हो जाएगा 2 बटा 3 कोमा b1 बटा आपको b2 निकालना है। तो b1 बटा b2 के लिए क्या हो जाएगा -3 और बटा में हो जाएगा 4। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इससे एक क्वेश्चन आता है, तो इस कंडीशन को हम लोग अच्छे से एक बताए हैं एक वीडियो में, आप उसको जाके पहले देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सी के किस मान के लिए समीकरण युग में का अनंत हल है। देखिए अनंत हल कब होता है, जब तीनों बराबर हो, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 क्या बराबर हो। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए a1 की जगह में यहाँ पर c लिखेंगे, ठीक है, a1 की जगह में c और a2 की जगह में 6 लिखेंगे, ठीक, बराबर यहाँ b1 के जगह में -1 लिखेंगे और b2 के जगह में -2 लिखेंगे, ठीक है, बराबर c के जगह में हम लोग -2, क्योंकि 2 बराबर के पहले आएगा तो -2 हो जाएगा, अब 4 बराबर के पहले आएगा तो -4, लेकिन हम लोगों को इस दोनों को सॉल्व करके ही आ जाएगा, ठीक। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, 2 तिया 6, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, c बराबर 3, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है समीकरण युग में 2x माइनस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 4 है, ठीक है। ये समीकरण युग में, इसमें से बोला x y का मान निकालना आपको सॉल्व करके, ठीक है। एक तो हम लोग समीकरण 1 2 से हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप वैल्यू बैठा लीजिए डायरेक्ट। देखिए पहला वाला में अगर x का मान कितना दिया है 2, तो 2 को बैठाएंगे पहला वाला इसमें, तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस y का मान कितना दिया है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आया कितना 5, और इधर भी कितना लाना था 5, ठीक है। तो समीकरण जो पहला वाला है वो एक ए नंबर से हम लोग का एक्स वाई का वैल्यू बैठा के सेटिस्फाई हो रहा। अब देखते हैं दूसरा समीकरण में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो दूसरा समीकरण में है 3x और x का मान 2 है, तो 3 दूनी कितना होगा 6, और y का मान कितना है -1, तो हो जाएगा प्लस माइनस 2। सॉल्व करने पर आएगा 6 - 2 बराबर 4, यानी यहाँ भी हम लोग का 4 है, 4 सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग का सही आंसर ऑप्शन ए ही हो गया, ठीक। एक तो डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं, या आप ऐसे बना सकते हैं 2x माइनस वाई बराबर 5 है और 3x प्लस 2y बराबर 4 है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, बराबर करना है। तो देखिए y के पहले 2 है, लेकिन यहाँ y के पहले कितना है -1 है, मतलब 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे पूरा को। तो 2 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 2 दूनी 4x 2y और 10, और ये आ जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस कट गया, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7x और बराबर में यहाँ से आ जाएगा 14। तो 7 से काटेंगे कई बार में कटेगा, 2 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 कहीं बैठाएंगे तो y का मान आपका निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं या ऑप्शन हिट से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है वह रैखिक समीकरण युग में जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं है उसे हम लोग असंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंगत। क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा समीकरण युग में x प्लस वाई
बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 1 है। तो आपको x और y का मान बैठाना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है x प्लस वाई बराबर 9 है, x माइनस वाई बराबर 1 है। ठीक है, तो आपको x y का मान इस चारों ऑप्शन में चुनना है। तो देखिए यहाँ पर 9 है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में 2 और 2 को जोड़ के 9 नहीं आएगा, और 2 और -1 को जोड़ के भी 9 नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है 5 और 4, इसको जोड़ेंगे 5 जोड़ 4, क्योंकि x जोड़ y कितना है 9, तो x का मान अगर 5 है, y का मान अगर 4 है, तो जोड़ के 9 आएगा। अब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि यहाँ x माइनस वाई कितना है 9, यानी हम लोग का x माइनस वाई कितना है 1 है। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 और 4। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, या इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं x प्लस वाई बराबर 9 है और x माइनस वाई बराबर 1 है। तो ये हम लोग काटेंगे तो ये कट गया, तो बचा कितना 2x बराबर आ गया यहाँ से 10, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा x बराबर 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर x का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे तो y का मान आपको निकल जाएगा 4। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं और सिंपल सॉल्व करके भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे 14 को। इसमें बोला है कौन द्विघाती समीकरण। देखिए द्विघाती समीकरण को ना आप बहुत आसान से समझ सकते हैं, पूरा सॉल्व भी नहीं करना होगा। क्या है कि यहाँ पर देखिए x को x से गुना करेंगे तो स्क्वायर आएगा, और बराबर के बाद भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं बचा, और द्विघाती समीकरण में स्क्वायर आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए बी में यहाँ पर ही a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा नहीं। इधर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, मतलब x माइनस 1 x प्लस 1 को स्क्वायर में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, लेकिन बराबर के बाद एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी चेक करिएगा, तो इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी लिखा है और यहाँ केवल एक्स है। ये क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये दोनों में से एक क्वेश्चन कोई भी क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों जगह एक्स स्क्वायर रह जा रहा है। एक्स स्क्वायर रहने का मतलब ही क्या होता है, द्विघाती समीकरण है। यानी यहाँ पर ही कुछ गलती है क्वेश्चन नंबर डी में या क्वेश्चन नंबर सी में। हम लोग का इस हिसाब से दोनों क्वेश्चन सही हो रहा है, दोनों द्विघाती समीकरण होगा। अब इसमें से कौन सा गलती है वो तो इसमें मिसप्रिंट है कुछ, ठीक है, तो आपको बस चेक कर लेना है। अब इस तरह का ऑप्शन आपको एग्जाम में तो सही सही ऑप्शन आएगा, है ना। चलिए तो हम लोग का दोनों हो रहा है इसमें द्विघातीय समीकरण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 15। इसमें बोला विविक्तर यानी d 0 से बड़ा है। अगर d 0 से बड़ा है तो क्या होगा, जब कभी भी d 0 से बड़ा होता है तो उसमें हम लोग का दो भिन्न और वास्तविक मूल होता है। क्या होता है, दो भिन्न और वास्तविक मूल होता है। तो देखिए ए नंबर में लिखा है वास्तविक और भिन्न मूल होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है द्विघातीय समीकरण के मूलों की प्राकृति क्या होगी। तो मूलों की प्राकृति ज्ञात करने के लिए हमको डी का मान निकालना होगा। तो आपको पता होगा फॉर्मूला, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान यहाँ आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4 a का मान 1 है और c का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आ गया 5। तो ये 0 से क्या है, बड़ा। जब कभी भी d का मान 0 से बड़ा होता है तब हम लोग बोलते हैं इसमें दो भिन्न और वास्तविक मूल होगा। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, क्योंकि वास्तविक भी लिखा है और असमान को ही भिन्न बोलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कब होगा दो भिन्न वास्तविक मूल, जब हम लोग का b² माइनस 4ac या इसी को d बोला जाता है। ठीक है, जब ये 0 से क्या हो, बड़ा हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, d जब 0 से बड़ा होता है। तो ये हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा, यानी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है द्विघातीय समीकरण x² माइनस x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या हो गया, यानी d का वैल्यू पूछा है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो b का मान हो गया माइनस का 1 स्क्वायर, उसके बाद होता है माइनस 4ac। ठीक है, क्या होता है माइनस 4ac, 4 a का मान कितना है, a का मान आपका हो जाएगा 1 और b का और c का मान हो जाएगा 3। सॉल्व करने पर आएगा 1 माइनस 4 तिया 12, घट के क्या आएगा माइनस, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है यदि द्विघातीय समीकरण x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल क्या बोला, समान। अब मूल समान कब होता है, जब d बराबर 0 होता है। तो d का जगह में फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे b² माइनस 4ac, तो b का मान -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। ठीक है, उसके बाद होता है माइनस 4ac, तो 4 का मान तो 4 हो गया, a का मान 1 है, c का मान k है, तो 4 के बराबर 0। अब 4k को बराबर का उधर ले जाएंगे तो 4 से 16 कटेगा 4 बार में, कितना बार में, 4 बार में, तो k का मान कितना आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया।
चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है दिघातीय समीकरण x² माइनस 5x जोड़ 6 बराबर 0 मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है, जो 6 है इसको ऐसा 2 नंबर में लिखना है जो कि गुना करने पर 6 हो जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। ठीक है, तो वो नंबर 6 का क्या हो सकता है, वो नंबर हो सकता है 2 और 3। देखिए 2 और 3 को गुना करके 6 आएगा, जोड़ने में 5 होगा। तो आपको ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर हम लोग को बी में दिख रहा है, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन एपी है। एपी का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो आप ए नंबर ऑप्शन में देखेंगे तो 2 के बाद क्या किया है 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद ये डबल हो रहा है, डबल नहीं होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 है ना, तो ये कॉमन डिफरेंस है, यानी 2-2 करके क्या हो रहा है, बढ़ रहा, यानी हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, बी सही हो गया। 2-2 करके बढ़ रहा यानी इक्वल इक्वल बढ़ रहा, यानी कॉमन डिफरेंस इसका निकाला जाए तो निकलेगा इसका कॉमन डिफरेंस कितना करके, 2 करके, है ना, क्योंकि 2 करके बढ़ रहा, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है AP का 10वां पद क्या होगा। आपको 10वां पद निकालना है। देखिए 10वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है AN, यानी A 10 बैठाएंगे बराबर क्या होता है A कितना है 2, उसके बाद होता है प्लस n-1, यानी 10 से 1 हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा 9 गुना D कितना है 7 से आपको 2 को घटाना था, आएगा 5, 9 × 5 = 45 और 2 47, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना को देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे अब 23 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों वाली जो संख्या होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 12 से। 2 अंकों वाली संख्या 12 से शुरू हुआ है जो 3 से डिवाइड है। 12 के बाद आएगा 2 अंकों की संख्या जो 3 से डिवाइड है 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा 18। इसी तरह 2 अंकों की संख्या कहाँ तक जाएगा, हम लोग करके जाएंगे 99 तक जाएगा। ठीक है, कितना तक जाएगा, 99 तक। जो 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको निकालने क्या बोला है, 2 अंक वाली कितनी संख्या, यानी आपको नंबर निकालना है। ठीक है, जो 3 से डिवाइड है, तो हम लोग निकालते हैं। ये लास्ट टर्म कितना दिया है, ये लास्ट टर्म 99 दिया है, तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है अंतिम पद का, तो AN बराबर कितना दिया है 99, आपको n का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A + n-1D, तो A का मान कितना हो गया 12 प्लस n-1 और D का मान कितना हो जाएगा 3, सर्वंतर 3 है, 15 से 12 गया तो 3 और 99, 12 से 99 को हम लोग घटाएंगे तो आएगा n-1 इधर बच गया 3 और 99 से 12 को घटाएंगे इधर लाके तो आएगा कितना 8 और 7। अब 3 से इसको हम लोग काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी 29 बार में। अब -1 बराबर का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 30, यानी टोटल नंबर संख्या कितना है 30 है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो 2 अंक वाली संख्या है जो 3 से विभाजित होगा वो टोटल 30 वो होता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या होता है टोटल 25 गो होता है। क्यों, क्योंकि 0 और 50 के बीच में बोला है, तो देखिए 1 से लेकर 50 तक में टोटल 50 संख्या है। ठीक है, इसमें से हम लोग का विषम संख्या होता है 25 गो और सम संख्या होता है 25 गो, है ना। तो 25 गो क्या है यहाँ विषम संख्या, मतलब 25 गो विषम संख्या का योग पूछा है। मतलब ये पूछा क्या है, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ डॉट डॉट करके 49 तक आपको जोड़ निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिए अगर डिफरेंस इक्वल हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता है n²। क्या होता है n², n कै गो है 25 गो, क्योंकि हम लोग को पता है 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कै गो होता है 25 गो। तो आपको करना क्या, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, सर्वागसम क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है ये वृत्त और ये वृत्त छोटा बड़ा हो, तो छोटा बड़ा होगा तो सर्वागसम नहीं होगा लेकिन समरूप जरूर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 को देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को देखेंगे। देखिए इसमें दिया है कि DE और BC क्या है, समांतर है। तो DB का मान 2 है, तो DB ये कितना है 2 है। ठीक है, और AE का मान 1.5 है, 1.5 है, और EC का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, तो आपसे पूछा AD का मान क्या है। अगर समांतर है तो हम लोग को फॉर्मूला पता है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, सबका मान बैठाएंगे AD का मान निकल जाएगा। तो DB कितना है, DB का मान 2 है बराबर AE का मान है 1.5 बटा में कितना हो जाएगा EC का मान 3। देखिए पॉइंट काट के 0 देंगे तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 2 कट गया। AD का मान कितना आ गया 1, AD का मान कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन
डी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 40 को आएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो आपको 40 में पूरा 40 नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। क्या बोला है? संगत कोण बराबर है। तो बोलता है समरूपता कसौटी कैसा होगा? तो संगत कोण का मतलब हो गया एंगल एंगल एंगल, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हम लोग 28 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है, ये दो एक त्रिभुज दिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कि A 60 डिग्री है और P 60 डिग्री, यानी A इधर से और P इधर से बराबर होगा। अब B 80 डिग्री है और इधर का Q 80 है तो Q होगा। C है 40 और R है 40 तो R होगा, यानी ये हम लोग का त्रिभुज क्या हो जाएगा? दोनों सर्वागोसम समरूप हो जाएगा। सर्वागोसम का ये सिंबल नहीं है, किसका है? समरूप का है। तो आप खोजिए किस ऑप्शन में? ABC PQR, तो PQR आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ABC और PQR किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। आपको इसी तरह मिलाना है, ये अगर PQR आगे पीछे लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए जो आपको 4 और 9 दिया है ना, कुछ नहीं करना है, इसी का वर्ग कर देना है, यानी स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, यानी 16:81 किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बस इसी तरह आपको सिंपल सा स्क्वायर कर देना है। अगर इसका मान लिया जाए, क्षेत्रफल दिया है और अनुपात भुजा का पूछे तो आपको वर्गमूल कर देना है 16 और 81 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया ये 29। अब 30 नंबर में लिखा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, इसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ये बोला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर, यानी ये है 2a और ये भी है 2a और ये भी भुजा है 2a, ठीक है। शीर्षलंब माने बीचों बीच से एक लंबा, तो ये हो गया a। तो हम लोग को निकालना क्या है? शीर्षलंब की लंबाई। शीर्षलंब मान लेते a और d है, ठीक है। ए बी यहाँ लिखे, शीर्षलंब ए बी है, इसको डी और इसको सी माने। तो आपको ए बी पूछा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, ए का स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। और बी डी कितना? ए का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर ही होगा। दोनों को घटाने पर आएगा 3 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आएगा, तो रूट में बचेगा 3 और ए बाहर आएगा तो हो जाएगा √3a, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? √3a, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसके बाद वाला क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कि त्रिभुज ABC में अगर AB 6√3 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, कोण B का मान क्या होगा? देखिए आपको सबसे पहले सब भुजा का स्क्वायर कर देना है जो मान दिया है। तो AB का मान कितना दिया हुआ है? AB का स्क्वायर करेंगे तो AB का मान कितना है? 6√3, 6 जगह 36, 36 को 3 से गुना करेंगे 108 आया। इसी प्रकार AC का भी स्क्वायर करना है, ठीक है। तो AC का 12 है मान, तो 12 का स्क्वायर 144, और आपको BC का भी पहले स्क्वायर करना है। तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 तो 36। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है? 144, तो आपको 108 और 108 के बाद 36, 108 और 36 को आपको जोड़ना है। जोड़ने पर आएगा कितना? 144। अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के अगर बराबर आ जाता है तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब इसमें AC सबसे बड़ा भुजा था तो पक्का है AC यहाँ होगा, तो B कहाँ होगा? यहाँ। और ये समकोण त्रिभुज है तो B कैसा डिग्री होगा? 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो एक वृत्त अगर ले ले तो इसके अनंत स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। इस तरह स्पर्श रेखा कटेगा नहीं, ठीक है, खाली स्पर्श करेगा तो अनंत हो सकता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को। तो क्वेश्चन नंबर 33 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? ठीक है, देखिए आपको एक डायग्राम बना लेना है। मान लेते हैं ये एक वृत्त है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है और ये एक दूरी है। तो मान लेते हैं ये O है, ये P है और ये Q है। ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपको OP का मान निकालना, ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो OP का मान निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होता है √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144, ठीक है। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? दोनों को घटाने पर आ जाएगा आपका जाके 25, ठीक है।
दोनों को घटाने पर कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इस तरह सॉल्व करना है आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34 बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई इस बार 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या। सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा त्रिज्या पूछेगा, ठीक है, तो उसी तरह आपको डायग्राम बना लेना है और इसमें करना कुछ नहीं है। त्रिज्या R निकालने के लिए आपको रूट अंडर 25 और 24 का स्क्वायर कर देना है, घटाना है दोनों को, 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो यह आ जाएगा 625 और ये हो जाएगा 576। ठीक है, अब इन दोनों को कर दीजिए आप माइनस, तो 15 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ 11 से 7 गया तो 11 से 7 गया तो 4 बचा, यानी रूट के अंदर 49 का वर्गमूल 7, तो आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है 2 संकीर्ण वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, देखिए संकेंद्रीय वृत्त है, तो एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है। ठीक है, इसमें से एक हम लोग ले लेंगे स्पर्श रेखा, और ये त्रिज्या दिया हुआ है और ये त्रिज्या आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक छोटा वाला त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का है, बड़ा वाला त्रिज्या 5 का है, तो आपको ये वाला स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है पूरा जीवा की लंबाई। ठीक है, तो ये ए है, बी जीवा है, बीच में मान लेते हैं ये पॉइंट सी है और ये डी है। ठीक है, तो आपको डी सी कितना है 3 और ए डी कितना है 5, तो आपको ए सी निकालना है पहले। तो ए सी बराबर हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो दोनों को माइनस करने पर आएगा कितना 16, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो आएगा कितना 4, यानी ए सी अगर 4 है तो पक्का है ए बी जो जीवा है वो 8 होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लोग 36 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है थीटा केंद्र कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, होता क्या है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसी को देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा और 360। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा 20 से जाएगा और 20 से जाने वाला सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं, यानी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा सी नंबर व्यास। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो केंद्र की आपकी चाप की लंबाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग परिमाप बोलते हैं। इसका परिमाप क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। अब देखिए थीटा बटा 360 और 2 पाई आर, मतलब अगर इसको अच्छा से लिखा जाए तो यहाँ लिखाएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कहाँ दिख रहा है, तो देखिए ये दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर सी में 2 पाई आर थीटा बटा 360, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब 39 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, केंद्र कोण कितना है 60 है। ठीक है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360, तो थीटा का मान तो 60 है और बटा में 360, उसके बाद होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान हम लोग 22 बटा 7 बैठाएंगे और आर कितना है 6, तो 6 गुना 6 क्योंकि आर का स्क्वायर होता है, 0 0 कट गया, 6 से ये कटेगा 6 बार में, इस 6 से कटाइए 6। अब गुना करेंगे 22 को 6 से बटा 7, तो 22 को 6 से करेंगे 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को, जो आपका आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ, बोला है एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, यानी आपको करना कुछ नहीं है, अब ये सर्कल बनाएगा घोड़ा, क्योंकि यहाँ बांधा गया घोड़ा 7 मीटर से, ऐसे सर्कल बनाएगा, तो ये वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, 7 सेमी दिया वृत्त की त्रिज्या, तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है, हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना दिया हुआ है, पाई का मान बैठाएंगे हम लोग 22 बटा 7, आर का मान 2 बार, इसको इससे काटेंगे, 22 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा कितना 154, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर,
154। बस इतना ही आसान है ये ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग को पूरा देखिए, ये प्रैक्टिस सेट था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, आपको इसको हर हाल में करके जाना है। बस एक बार करके आप देख लीजिए, स्पीड में हो जाएगा। और मॉडल पेपर जो ऑब्जेक्टिव था उसको भी अच्छा से, सब्जेक्टिव सारा वीडियो बन चुका है, आप अच्छे से प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी, प्रैक्टिस सेट को प्रीवियस ईयर का देखेंगे। बस आप ये वीडियो पहले देख लीजिए, फिर हम लोग बहुत ही जल्द एक दूसरे वीडियो के साथ आएंगे। आपका एग्जाम से पहले बहुत सारा क्वेश्चन का रिवाइज करवाना जो एग्जाम में आने वाला। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।